गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर 10 सरकार के अंग। आज हम इसमें देखेंगे विधेयक से कानून बनाने की विधि कैसी होती है, या फिर सामान्य गैर वित्तीय भी इसे कह सकते हैं। अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं। जो अनेक मंत्रियों द्वारा सदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रथम वाचन कहते हैं, जिससे विधेयक का शीर्षक, उद्देश्यों तथा कारणों का उल्लेख होता है। इसमें क्या होता है? विधेयक का शीर्षक और उसके उद्देश्य तथा कारण का उल्लेख होता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह कोई भी अध्यक्ष प्रस्तुत करे तो उसके लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान करवाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार मतदान भी होता है। द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है। धारा के अनुसार जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा की जाती है। उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है, उसके बारे में चर्चा होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय के आधार पर सुधार किया जाता है। अंत में उस पर मतदान भी होता है। कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। जब कभी सदन में अधिक कार्य होते हैं तब अधिक चर्चा नहीं हो पाती है। इसके लिए संबंधित विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। जो विषय में सर्वश्रेष्ठ हो उसे दे दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। आगे उसकी प्रोसेस होती है। तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है, मात्र एक दिखावा होता है। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। उसके अनुसार मतदान होता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है, उसे चुना जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे सदन में भी विधेयक इसी प्रकार से गुजरता है, इसी प्रकार से उसमें भी प्रक्रिया होती है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य बनती है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दे तो विधेयक एक कानून बन जाता है, कानून के रूप में उसका स्वीकार किया जाता है। अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं होता है तो उसे पुनः पहले सदन को वापस भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया हो तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है। उसकी एक समय मर्यादा निश्चित होती है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो या राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न हो तब
विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है, उसे मंजूरी नहीं मिलती है, उसकी प्रक्रिया कैसी हो जाती है, कठिन हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा, वह विधेयक को अपने पास रख सकता है। और तीसरा, विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकते हैं। यह 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गजेट्स में प्रकाशित होते हैं, उसे वहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख से उसका अमल शुरू माना जाता है, उसे अमल में ला दिया जाता है। ब, जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद की दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है, उसकी भी सेम प्रोसेस होती है। कोई भी विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है, जो मूडी से संबंधित होता है। केंद्र का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। जो हमारा बजट यानी कि अंदाजपत्र होता है, वह 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। पहला, लोकसभा में प्रस्तुत वित्तीय विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है। जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें 2-3 दिन तक उसमें प्राथमिक चर्चा होती है, उसके प्राथमिक बजट के बारे में चर्चा की जाती है। दूसरा, बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ाकीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है। जो खर्च के आगे मांग होती है उस पर भी चर्चा विचारणा होती है और उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि, विज्ञान, संरक्षण, व्यापार, वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। चौथा, बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों तथा कर से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारा जो बजट होता है वह लोकसभा में पास हो गया हो तो उसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत करना पड़ता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा में भेजना पड़ता है। 14 दिन वापस वह लोकसभा में परत यानी कि वापस किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्तीय विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है कि राज्यसभा के द्वारा उसे पारित किया गया है, ऐसा मान लिया जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करता है, उसे मंजूरी दे देता है। तो दोनों सदनों में
संशोधित विधेयक पारित हुआ है ऐसा माना जाता है, लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करे तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित वित्तीय विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित होती है, यानी कि कम होती है। इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भी राष्ट्रपति की मंजूरी क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, उसे मंजूरी देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नज़र और नियंत्रण रखती है, उस पर देखरेख रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए, इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का होता है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वह इस पर नज़र रखते हैं। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर यानी कि टैक्स नहीं लगाया जा सकता है तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति अनिवार्य मानी जाती है। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। इसके उपरांत संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों में मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, एटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोपों में प्रस्ताव पारित कर उन्हें अनेक पद से हटा सकते हैं। उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इसके बाद है राज्य स्तरीय विधायिका, जिसमें पहला है विधानसभा। प्रत्येक राज्य में एक विधान सदन होता है। जो प्रत्येक राज्य है उसमें क्या होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा निचला सदन माना जाता है। दूसरा विधान परिषद, विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। जो विधानमंडल का दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2 सदन होते हैं। वहाँ ऊपरी सदन यानी कि गृह विधान परिषद तथा निचला सदन यानी कि गृह विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अंतर दिखाई देता है। अलग अलग संख्या देखने को मिलती है, सेम नहीं होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। विधानसभा सदस्यता के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो भारतीय नागरिक हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया तथा अपराधी घोषित न किया गया हो, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है। अब इसका कार्यकाल, विधानसभा स्थायी सदन नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेज सकता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके
राष्ट्रपति शासन लगा देती है कि राष्ट्रपति का शासन होगा। उस समय राज्यपाल राज्य का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष यानी कि स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। इन सबके द्वारा चुनाव होता है। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह इसे भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि उनकी निवृत्ति होती है। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएं हैं। विधानसभा में सामान्य तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध स्तरों से स्वीकृति होती हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।